हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के साइंस का बुक, जिसका हम आज 7th क्लास के तीसरे चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है रेशो से वस्त्र तक, यानी कि फाइबर टू फैब्रिक। पूरा तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे आज कि इसको कैसे रेशो से वस्त्र बनाए जाते हैं और ये फाइबर टू फैब्रिक यानी कि किस प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हुए किन किन जानवरों से ऊन की प्राप्ति की जाती है और ऊन कितने तरह के होते हैं और रेशे कितने तरह के होते हैं, हमने 6 क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आप वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जा करके प्लेलिस्ट में 6 क्लास के साइंस का वीडियो आप देख सकते हैं। पूरा क्लास वहाँ पे डाला हुआ है, साइंस पूरा डाल दिया गया है। ठीक है, साइंस का पूरा वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि रेशे कितने तरह के होते हैं। हमने पहले पढ़ लिया है कि कुछ रेसे जो हैं वो प्राकृतिक में अवेलेबल होते हैं, यानी कि आपके नेचुरल होते हैं, और कुछ होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं, संश्लिष्ट किए जाते हैं, वो संश्लिष्ट रेसे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे आप भेड़ से, बकरियों से, ऊँट से, लामा से, और इन सभी जानवरों से आप प्राप्त करते हैं जो हम नेचुरली प्राप्त करते हैं नेचर से, उनको हम नेचुरल फाइबर बोलेंगे। और उनको जानतो रेशा बोलते हैं, यानी कि वो एनिमल से प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको हम जानवरों से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम उनको उस रेशे को जानतो रेशा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम अध्ययन करते हैं, इस वीडियो में डीपली इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि कैसे फाइबर से फैब्रिक बनाए जाते हैं। ठीक है, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानतो रेशा हम कहते हैं। ठीक है, जंतु से यानी कि ऊँट और बकरियों से जो उनकी जिन रेशों की प्राप्ति करते हैं आप, उनको क्या कहेंगे? जानतो रेशा कहते हैं। उनके रेशे, ठीक है, उनके रेशे यानी कि फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून कोष से यानी कोकून से प्राप्त होते हैं। ठीक है, रेशम हम किससे प्राप्त किए करते हैं? रेशम के कीटों से। ठीक है, फाइबर हम प्राप्त करते हैं रेशम के फाइबर, रेशम के कीट से जो कोकून तैयार होता है उससे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जानतो रेशे ऊन और क्या होता है? रेशम। जानतो रेशे ऊन और रेशम अगले टॉपिक का हम अध्ययन करते हैं, यानी कि एनिमल फाइबर्स, ऊल एंड सिल्क। इनका हम पूरा का पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। नीचे दिया हुआ है कि कितने तरह के जानवरों से, कितने तरह के जंतुओं से प्राप्त होते हैं ऊन, उनका क्या तरीका है निकालने का उनसे, जंतुओं से। इस सारा आज इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, भेड़ से, बकरी से, याक से और कुछ अन्य जंतु से आप ऊन की प्राप्ति करते हैं। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढक जाते हैं। ठीक है, बालों से वो ढके होते हैं और वो उनको क्या करते हैं? गर्मी देते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं। और वो उन ऊष्मा का क्या करते हैं? ठंडे प्रदेशों में रहने में ये जो बालों से ढके होते हैं, ये ऊष्मा जो प्रदान करते हैं वो उनको उसमें एडॉप्ट करने के लिए, यानी कि उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाता है। आप क्या जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? ठीक है, अब बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। ये जब आवरण, जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत होती है और ये क्या करती है कि आसानी से इनको अधिक मात्रा में इनके अंदर वायु आ जाती है, और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। वायु जब आ जाएगी तो ऊष्मा शरीर से जो निकलता है उसको बाहर नहीं निकलने देती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? वायु ऊष्मा की कुचालक होती है और ये क्या करते हैं? बाल इनको गर्म रखने में मदद करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में कई तरह के बाल होते हैं, ठीक है, दाढ़ी और मूछ की जो बालें होती हैं, उसी प्रकार से जंतुओं में भी ऐसे ही मोटे बाल कहीं कहीं पाए जाते हैं, और कहीं कहीं जो है वो जैसे त्वचा की जो अन्य जगह की जो रोएं हैं वो मुलायम होते हैं। तो हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के बाल होते हैं। ठीक है, 2 तरह के रेशे होते हैं। दाढ़ी के रूखे बाल, ठीक है, दाढ़ी के रूखे बाल भी होते हैं, यानी कि द कोर्स बियर्ड हेयर, इनको हम बोलेंगे। और फिर क्या होता है? त्वचा के निकट अवस्थित, दूसरा जो है त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल, यानी कि द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। ये और क्या होता है? तंतु रूपी बाल ऊन यानी कर्तनी बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भेड़ की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही उगते हैं। कुछ कुछ भेड़ ऐसे होते हैं जिनको में क्या होता है कि केवल तंतु रूपी यानी कि मुलायम बाल ही उगते हैं। अब इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसे भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों।
अब ऐसे भेड़ को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है जिनके केवल क्या हो, मुलायम बाल ही हो शरीर पे। अब इनसे क्या कराया जाएगा कि दूसरे भेड़ों में प्रजनन कराया जाता है, दूसरे भेड़ों से प्रजनन कराया जाता है ताकि उनका नस्ल चेंज हो सके और वो भी सिर्फ क्या करें, मुलायम बाल ही, यानी कि उनके शरीर पर भी सिर्फ मुलायम बाल ही उगे, मुलायम बाल ही आए। ठीक है। अब इसका जो प्रजनन कराते हैं हम, इस पूरा प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। उनको सेलेक्ट करते हैं पहले और उनसे फिर क्या करते हैं, जो खराब नस्ल की भेड़ें हैं उनसे इनका प्रजनन कराते हैं। वर्णात्मक प्रजनन इसको बोलते हैं, यानी कि सेलेक्टिवली ब्रीड इसको बोलेंगे हम। और आगे देखेंगे कि इस तरह से भेड़ें जो तैयार होती हैं उनमें क्या होता है, केवल मुलायम ही बाल उगते हैं और मुलायम रेशे हमें प्राप्त हो जाते हैं, जो कि महंगे और उच्च किस्म के माने जाते हैं, उच्च कोटि के माने जाते हैं। अब ऊन प्रदान करने वाले जंतु हैं। ठीक है, ऊन प्रदान करने वाले आपके जंतु हैं, कैसे इनसे ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, ऊनों की प्राप्ति कैसे हम करते हैं। हमारे देश में विभिन्न भागों में भेड़ों की नस्लें पाई जाती है। ठीक है, ऊन प्रदान करने वाले जंतु हैं जिनसे क्या होता है, हम ऊन की प्राप्ति करते हैं। और सबसे पहले क्या होता था कि आप भेड़ों से ही सिर्फ जानते थे कि प्राप्त होता है, लेकिन नहीं, और भेड़ों के अलावा भी और कई जानवर हैं और उनसे क्या होते करते हैं, हम उनकी प्राप्ति करते हैं। अब ये देखते हैं कि भेड़ों के अलावा कई प्रकार की और जंतु हैं, कई प्रकार के और जंतु हैं जिनसे क्या करते हैं, हम उनकी प्राप्ति करते हैं, रेशों की प्राप्ति करते हैं। अब कौन कौन से जानवर हैं उनको हम देख लेते हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। आप याक के ऊन को देखेंगे कि तिब्बत और लद्दाखी क्षेत्र जो है, लद्दाख का जो क्षेत्र है उसमें मिलता है। अब ऊँट से भी ऊन की प्राप्ति होती है। ठीक है, कई जगहों पे क्या करते हैं, हम ऊँट से भी ऊन की प्राप्ति करते हैं, ऊन मिल जाता है इनसे। अब याक पढ़ लिया ऊपर आपने कि याक तिब्बत और लद्दाखी जो क्षेत्र है, लद्दाख का जो क्षेत्र है, वहाँ पे याक से भी ऊन मिल जाता है हमें। अब क्या होता है, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। लामा और एल्पेका ऐसे छोटे जानवर हैं, छोटे जंतु हैं जिनसे हम क्या करते हैं, वहाँ पे ऊन की प्राप्ति होती है, ऊन वहाँ उनसे प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, ये आपको लामा और यहाँ आप एल्पेका को देख रहे हैं। अब कश्मीर, बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। कश्मीर के बारे में देखते हैं। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अंगोरा ऊन कहाँ पाई जाती है, आपको कहाँ मिल जाएंगे, अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में ये अंगोरा नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं। अब कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल यानी कि फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉल भी कहते हैं, पश्मीना शॉल कहते हैं। और ये हैं अंगोरा बकरियां, अंगोरा बकरी है ये, और ये है ऐसे ही सिंपल बकरी। इनके भी बाल से हम ऊन की प्राप्ति करते हैं, इनसे हमें उच्च कोटि के ऊन मिल जाते हैं और इन्हीं से क्या होता है कि तैयार किया जाता है पश्मीना शॉल, जो हमारे लिए सर्दियों में गर्मी देने का कार्य करता है। और वो महंगे भी होते हैं और ज़्यादा क्या करते हैं, गर्मी देते हैं। अब क्या है कि रेशों से ऊन तक, कैसे रेशों से ऊन बनाया जाता है, यानी कि फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब भेड़ पालन और प्रजनन, पहले इनको हम पढ़ लेते हैं कि भेड़ कैसे पाले जाते हैं, इनका प्रजनन कैसे कराया जाता है। अब इसके माध्यम से ये जानने का कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ भेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर घूमने जाएंगे, यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडेरियों को क्या करेंगे, भेड़ के झुंड को चराते हुए देखेंगे। अब ये भेड़ क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वह घास और पत्तियां पसंद करती हैं। भेड़ें क्या करती हैं, शाकाहारी होती हैं और इन्हें घास और पत्तियां पसंद होती हैं। अब भेड़ पालक इनको क्या करता है कि चराता हुआ ले जाता है। ठीक है, अब भेड़ चराता हुआ ले जाता है, इसमें अब भेड़ों से क्या होता है, ज़्यादातर मात्रा में हमें ऊन की प्राप्ति होती है, इसलिए अब ये उनका व्यवसाय बन गया है। और व्यवसाय होने के कारण ये उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनको पालने में ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि उनको ज़्यादा ऊन की प्राप्ति हो और उसे बेच करके वो पैसे कमा सके। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बाल यानी घनी परत होती हैं, अब जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसे कि पहले बताया गया है कि भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब इनमें एक
इनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, ऊपर हमने पढ़ लिया है कि ये सेलेक्टिवली ब्रीड यानी कि वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा इनके नस्ल को क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रेशों को ऊन में संसाधित करना, रेशों को कैसे हम ऊन में संसाधित करते हैं, यानी कि स्टेप वाइज स्टेप कैसे पहले इनको हम करते हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका पहला चरण है, पहला चरण यानी कि स्टेप 1 जो है इसको देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले चरण में आप पढ़ रहे हैं तो पहले चरण में भेड़ों के बालों को त्वचा की पतली परत को साथ शरीर से उतार लिया जाता है। ठीक है, भेड़ों के बाल को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। जो पतली यानी कि परत होती है उसके साथ हम क्या करते हैं, उनको उतार लेते हैं बालों को। यह प्रक्रिया उनकी कटाई कहलाती है। ठीक है, यानी कि शेयरिंग कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उनकी कटाई कहलाती है। पूरा स्टेप वाइज हम लोग देखेंगे कि कैसे भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीनों का भी उपयोग किया जाने लगा है, जैसे कि नाई बाल को काटते हैं, यानी कि आपका ट्रिमर, जिससे हम ट्रिम करते हैं अपने बालों को, उस तरह से मशीन से भी भेड़ों के बाल काटे जाने लगे। तो अब हम देख लेते हैं जो टेबल जिसमें विभिन्न प्रकार के भेड़ों के नस्ल को दिया हुआ है और वो कहाँ पे पाई जाती हैं भेड़ें, उनको बताया गया है। अब लोहित भेड़ है, अच्छी गुणवत्ता की ऊन, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, पहले तो एक इम्पॉर्टेंट है कि भेड़ों की कौन कौन सी नस्लें होती हैं, फिर उन भेड़ों से कौन कौन से किस प्रकार के ऊन किस गुणवत्ता के होते हैं और कौन कौन से ऊन होते हैं जो उन भेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। अब तीसरा है कि ये जो भेड़ें हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, सारा का सारा इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। लोहित भेड़ जो कि एक प्रकार का भेड़ का नस्ल है, इससे अच्छी गुणवत्ता की ऊन पाई जाती है और ये पाए जाते हैं पंजाब और राजस्थान में। फिर रामपुर बुशायर, अब ये होता है भूरी ऊन ये देती हैं और ये मिलते हैं, ये भेड़ें मिलती हैं उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में। फिर आपको क्या है, नाली यानी कि नली, ये क्या होता है, गलीचे ऊन। ठीक है, गलीचे की ऊन ये देते हैं। ठीक है, अब ये मिलते कहाँ हैं, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। फिर बाखरवाल, ये भेड़ का नस्ल है, भेड़ की नस्ल है जो ऊनी शॉलों के लिए हमें ऊन देते हैं, ये जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। मारवाड़ी, ये मोटी रुक्ष ऊन देते हैं और ये पाए जाते हैं गुजरात में। ठीक है, और फिर पाटनवाड़ी, हौजरी के लिए, जो हौजरी के लिए कपड़े होते हैं, इनसे इस प्रकार की नस्ल की भेड़ों से मिलते हैं हौजरी ऊन, हौजरी के लिए, ये गुजरात में ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, हमने पूरा देख लिया इस टेबल के माध्यम से कि कैसे किन किन नस्लों के कौन कौन से रेशे और कौन कौन से ऊन मिलते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो हम ऊन का रेशों को कैसे संसाधित करते हैं, उस स्टेप को पहला देख चुके हैं कि ऊन की कटाई कैसे होती है। ठीक है, यानी कि इनकी शेयरिंग कैसे की जाती है। अब देखते हैं, सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। ठीक है, ये बाल जो होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों को सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। यानी कि गर्मी, अगर हम सर्दी में काट लेंगे तो ये उनको ऊष्मा नहीं प्रदान कर पाएंगे और भेड़ें क्या हो सकती हैं, मर भी सकती हैं। अब दूसरा चरण हम देखते हैं, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। ठीक है, अब जो उतारे गए बाल हैं, गंदगी वाले, गंदे होते हैं, उनको क्या किया जाता है, टंकियों में डाल करके धोया जाता है। अब ये भेड़ की ऊन उतार रहे हैं, ये भेड़ से आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि शेयरिंग कर रहे हैं, इनको काट करके निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे दूसरी जो विधि हम सेकंड स्टेप पढ़ रहे थे, उसमें टंकियों में इनका अभिमार्जन किया जा रहा है, यानी कि स्कोरिंग हो रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि मशीनों द्वारा अभिमार्जन इनका किया जा रहा है। अभिमार्जन यानी कि स्कोरिंग कर रहे हैं मशीन के द्वारा। अब ऊन का धागा बनाया जा रहा है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि ये किन किन प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं, आगे देखने के बाद इनको हम देखेंगे। ठीक है, अब हमारा जो स्टेप था धोने वाला, धोने की प्रक्रिया हम कर रहे थे वहाँ, कि जो गंदे ऊन होते हैं भेड़ों से, जो भेड़ों के बाल जो काटे जाते हैं वो गंदे होते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, अभी धो रहे हैं। ठीक है, चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए, यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है, यानी कि स्कोरिंग कहलाता है। ठीक है, हम इनको धो लेते हैं अच्छी तरह से।
आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा भी होता है, जो कि ऊपर आप देख चुके हैं। अब तीसरा चरण है हमारा, तीसरा चरण है अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है इनकी, यानी कि सॉर्टिंग की जाती है कि कौन कौन से जो बाल हैं, कौन कौन से जो उनसे भेड़ों से जो प्राप्त रेशे हैं वो काम के लायक हैं और कौन नहीं है, इनको हम छांट लेते हैं, इनको अलग कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि इनको सॉर्टिंग कर लेते हैं। अब चौथा चरण है, चौथा चरण है अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, ठीक है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं, ठीक है। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। अब पांचवा चैप्टर है बर, आप देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे कि बर किनको कहा जाता है, जो हमारे स्वेटर पे आ जाते हैं, गोल गोल बन जाते हैं, उनको कहते हैं। पांचवा चरण है रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, ठीक है, भिन्न रंग में इनको रंग देते हैं, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। अब छठा चरण है, अंतिम चरण है, अंतिम चरण को रोलिंग कहते हैं, रीलिंग कहते हैं, ठीक है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है, ठीक है। अब आगे हम ऊपर देख लेते हैं कि क्या क्या इनकी विधियां थीं और कैसे कैसे किस रूप में वो आगे बढ़ रही थी, ठीक है। अब रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ऊन की कटाई हो रही है, ठीक है, ऊन की कटाई हो रही है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, अभिमार्जन हो रहा है, यानी कि उनका स्कोरिंग हो रहा है, फिर छटाई होती है, सॉर्टिंग, और फिर बर की छटाई, और फिर रंगाई, फिर रीलिंग, ठीक है, यानी कि क्लीनिंग ऑफ बर्स इसको बोल सकते हैं आप, फिर रंगाई यानी कि डाइंग, और रोलिंग यानी कि रीलिंग, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये उनका क्रम है जो कि आप देख रहे हैं। अब व्यावसायिक संकट क्या है, व्यावसायिक संकट यानी कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या क्या हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या क्या हैं इनको देख लेते हैं। उन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे क्या बोलते हैं, सोर्टर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों का झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। अब भाई एक संकट ये उत्पन्न होता है कि जब वो क्या करते हैं, इनका ऊन प्राप्त करते हैं, इनकी छटाई करते हैं, और उसमें क्या होता है कि भेड़ों में इस तरह के कभी कभी जो रोग होते हैं एंथ्रेक्स, जानवरों में अधिकतर जानवरों से ही आते हैं ये। अब ये क्या होते हैं कि इंसान में जो वहाँ पे व्यवसाय में लगे हैं उनमें हो जाता है, ये जीवाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है, संक्रमित इससे व्यक्ति हो जाता है। तो ये कुछ हजार्ड्स हैं, लेकिन ये हजार्ड्स आते रहते हैं, इनको पार करके ही बिजनेस को यानी कि व्यवसाय को किया जाता है। तो ये जो व्यावसायिक संकट थे यानी कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स थे, उनको हमने देख लिया, ठीक है। अब क्या होता है, रेशम, रेशम से कैसे हम रेशे प्राप्त करते हैं, यानी कि सिल्क कैसे प्राप्त करते हैं सिल्क वर्म से, उसको हम देखेंगे, सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क के रेशे भी जानतो रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं, रेशम के कीट जो होते हैं रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। रेशम का कीट का जो पालन होता है वो क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। और ये इस प्रकार से जो रेशम प्राप्त होता है हमें, ये भी क्या है, जानतो रेशा ही है, यानी कि एनिमल से ही प्राप्त होने वाला फाइबर है। अब फिर से देखते हैं कि कौन कौन से विधि से, किस किस विधि से हम रेशम को प्राप्त करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम कीट का क्या जीवन चक्र है, इसको हम देख लेते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, ठीक है, जो कैटरपिलर, झिल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं, या क्या कहलाते हैं, ये कैटरपिलर या सिल्क वर्म्स कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए क्या होता है, तैयार होता है, तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है, ठीक है, यह क्या कहलाता है, प्यूपा कहलाता है।
जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। अपने इर्द गिर्द ये क्या करता है, जाल बुन लेता है। अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करता है, अपने सिर को ले जाता है। अब सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। जो हमारा रेशम प्राप्त होता है वह एक प्रोटीन से बना, किससे प्राप्त होता है, लार से, पतले तार से। इनके कैटरपिलर के जो पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। यानी कि जो रेशम का रेशा होता है किससे बनता है, वो एक प्रोटीन का ही बना होता है। अब जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह क्या करता है, जल्द ही अपने आप को रेशम से ढक लेता है और एक प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। ठीक है, यह पूरा जब ढक जाएगा तो यह आवरण क्या कहलाएगा, कोकून कहलाएगा। इस तरह से नर और मादा, फिर आप देख सकते हैं कि शहतूत की पत्तियों पर, यानी कि पेड़ जिस पर पाला जाता है, शहतूत के पेड़ पर, इनकी पत्तियों पर ये कीड़े पाले जाते हैं, उस पर कैसे अंडे दे रहे हैं। फिर कोकून, देखिए इसी प्रकार से ये गोला बन जाता है और ढक लेता है। कोकून में विकासशील कीट, इसको दिखाया गया है। रेशम कीट का पूरा जीवन चक्र आप देख सकते हैं। ठीक है, यह यहाँ से आप नर मादा, फिर यहाँ से वयस्क रेशम कीट इस तरीके से प्राप्त होते हैं और इनसे हम रेशम प्राप्त करते हैं। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। ठीक है, अब टसर रेशम, मूंगा रेशम, ये सब क्या है, रेशम के एक प्रकार हैं। ठीक है, रेशम के एक प्रकार हैं, टसर रेशम, मूंगा रेशम, फिर कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे क्या होता है, सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। ठीक है, क्या होता है, सबसे जो आपका सामान्य रेशम कीट है वो शहतूत रेशम कीट है। शहतूत की पत्ती यानी कि क्या कहलाती है, मालबेरी लीफ, इसी पर ये पाए जाते हैं। टसर रेशम है, फिर एरी रेशम है, फिर मूंगा रेशम है। ये रेशम के प्रकार हैं। और ये जो कैटरपिलर यानी कि सिल्क वर्म्स हैं, ये आपको मालबेरी के पेड़ पर, यानी कि मालबेरी की पत्ती पर, शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे पाला जाता है यहाँ एक बॉक्स के माध्यम से समझाया गया है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, बॉक्स जो भी है एनसीईआरटी के बुक में, उसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे अगर, और वीडियो देख रहे हैं तो इस बॉक्स को जब पढ़ाया जाता हो तो आप ध्यान से सुनेंगे। भारत में रेशम उत्पादन से संबद्ध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। भाई नारी शक्ति तो वाकई महत्वपूर्ण है। अब क्या है, रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतया महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। चीन क्या है, रेशम उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। अब आगे हम पूरा का पूरा ये रेशम कीटों का जीवन चक्र पढ़ रहे थे। इनकी जो हिस्ट्री है, लाइफ साइकिल है, उसको हम लोग देख रहे थे। अब ये देखते हैं रेशम कीट पालन के माध्यम से ये कैसे, यहाँ से आपका मादा, इस जीवन चक्र को आप देख रहे हैं, यहाँ मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे हैं। ठीक है, अब ये पत्तियों पर इनको लाया गया है, फिर यह पत्तियों को खा खा करके क्या करते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, पत्तियों को खा खा कर ये बड़े होते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मादा कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। ये जो मादा सिल्क वर्म जिससे हम प्राप्त करते हैं वो क्या करती है, एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। इधर हमने पूरा इनका देख लिया था एफ तक, विकासशील कीट, और फिर यहाँ हम देख लेते हैं रेशम, कोकून से रेशम तक। अब क्या होता है कि मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। एक बार में क्या करती है, ये सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े, ठीक है, कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। जो भी किसान हैं रेशम कीट को जो पालते हैं, उनको ऐसे कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके इनको बेच दिया जाता है।
अब ये क्या होता है, ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर पत्तियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थिति में इनको रखते हैं। अब अंडों को क्या किया जाता है, अंडों को उपयुक्त ताप गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं, ये नई पत्तियों को ही खाते हैं। ठीक है, लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात इनको खाते रहते हैं और अमाप यानी कि साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। इनको क्या किया जाता है, बांस का एक ट्रे बना होता है और लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्ती के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रख दिया जाता है। ये 25 से 30 दिन बाद क्या होता है, कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं इनको, इन पत्तियों को कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं, इनसे कोकून जुड़ जाते हैं। अब क्या करते हैं, कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित हो जाता है। इस तरीके से होता है, रेशम कीट बन जाता है हमारा। अब रेशम का संसाधन कैसे, इनका संसाधन कैसे किया जाता है, रेशम यानी फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। कोकून का जो बड़ा जो उनका ढेर होता है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं, रेशम के फाइबर क्या होते हैं, उनसे पृथक हो जाते हैं। अब इनके लिए उचित प्रकार से इनका क्या किया जाता है, एक तापमान पर रखा जाता है इनको, जिससे वे वहाँ विकसित होने में इनको मदद मिलती है। ठीक है, अब ये इस चरण को देख लेते हैं, हम इस स्टेज को देख लेते हैं, आपको जानने में और समझने में सुविधा होगी। मादा रेशम कीट तथा उनके अंडे यहाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे खा रहे हैं पत्तियों को, वो खा करके जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। शहतूत का वृक्ष दिखाया गया है आपको, ये पत्तियां हैं जिन पर यह पलते हैं और इनको जब नई पत्तियां शहतूत में लगते हैं यानी कि आते हैं, तब जा करके नई पत्तियां जब आती हैं तब इस पर क्या किया जाता है, सिल्क वर्म को रखा जाता है, यानी कि कैटरपिलर को इस पर रखा जाता है। इस प्रकार से यह कोकून तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इनको उबाल कर या भाप में रख करके अलग कर लिया जाता है। अब रेशम की खोज, इस बॉक्स को देखेंगे, रेशम की खोज कैसे हुई थी इसको अध्ययन कर लेते हैं। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है, जो उसका एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल पीरियड है, वो क्या है, अज्ञात है, अननोन है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लुंग ची, ठीक है, सम्राज्ञी उनकी पत्नी थी, से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। ठीक है, अब क्षतिग्रस्त हो गई थी शहतूत का जो पेड़ था, उनमें जो पत्तियां लगी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब इनको क्षतिग्रस्त होने का कारण जानना था और वो पता लगाने के लिए बोले। फिर क्या हुआ, सम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से जो नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। क्या हुआ, कोकून से वो चाय के प्याले में गिरता है पेड़ से, और वो क्या होता है, कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। अब रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ। ठीक है, तब जाकर के क्या हुआ, रेशम उद्योग चीन में प्रारंभ हुआ। सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया ताकि किसी को पता नहीं चले। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। ठीक है, उसे आज भी क्या कहा जाता है, सिल्क रूट कहा जाता है। इस प्रकार से रेशम का पूरा एक व्यापार शुरू हुआ। और ऐसे किस तरह से रेशम को हमारे बीच लाया गया, जिस रोड से, जिस भी सड़क से लाया गया, जिस भी रूट से लाया गया, अन्य जगहों पे पहुंचाया गया, उनको क्या कहा जाता है, आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या हमारा सारांश है, क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा है।
रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़ बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है, अतः रेशम और ऊन जानतो रेशे हैं। ऊँट, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। देख रहे हैं। अब भारत में अधिकतर, अगला पॉइंट है, भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। अब भेड़ के शरीर से बालों को उतार कर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। अब फिर इनको क्या करते हैं, रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, पढ़ चुके हैं आप। कोकून से रेशम के रेशों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। अब बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं, ये हम भली भांति जानते हैं। तो आप आज पूरा 7th क्लास का तीसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं और हम इसका पूरा बारीकी से अध्ययन आज किए हैं। तो देखते हैं क्या आप जानते हैं। ये एक लास्ट में दिया रहता है जिनको आपको जान लेना चाहिए, नहीं जानते हैं तो। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, यद्यपि न्यूजीलैंड की भेड़ों को सबसे अच्छी ऊन प्राप्त करने वाला माना जाता है, प्रदान करने वाला माना जाता है। यद्यपि न्यूजीलैंड की भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।